नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम और सच कहूं तो काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतदान व्यवहार। मतलब आखिर चुनावों में लोग अपना वोट कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं। हमारी जो बातचीत है ये कुछ चुनिंदा स्रोतों पर आधारित है, खासकर उन दस्तावेजों पर जो ये वोटिंग बिहेवियर की बारीकियों को समझने में हमारी मदद करते हैं। आज हमारा मकसद है ये समझना कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में मतदाता अपने फैसले तक पहुंचते कैसे हैं, कौन सी बातें उन पर असर डालती हैं, और हाँ, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में मीडिया की क्या भूमिका है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मतदान व्यवहार ये है क्या चीज। ये सिर्फ वोट डालना तो नहीं है ना, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक काफी जटिल राजनीतिक क्रिया मानते हैं। ये सिर्फ किसी बटन को दबाना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि मतदाता अपनी पसंद कैसे बनाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी चिंताएं क्या हैं, और यहाँ तक कि उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक बनावट और उन तक पहुंचने वाले संचार के तरीके जैसे मीडिया, वो भी इसमें भूमिका निभाते हैं। अच्छा, यानी ये व्यक्ति और समाज के राजनीतिक रुझान का एक तरह से आईना है। तो फिर इस व्यवहार का अध्ययन करना, इसे समझना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हाँ, यहीं पर सेफोलॉजी का जिक्र आता है। ये मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, सेफोलॉजी। इसका नाम भी बड़ा रोचक है। पुराने ग्रीस में वोट डालने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का इस्तेमाल होता था, सेफोस, उसी से ये शब्द बना है। वाह, दिलचस्प है जी। और इसके अध्ययन का महत्व कई स्तरों पर है। स्रोत बताते हैं कि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लोग राजनीतिक मूल्य और व्यवहार सीखते कैसे हैं, जिसे अकादमिक भाषा में राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। ये भी आंकने में मदद करता है कि लोकतंत्र एक विचार के तौर पर समाज में कितना गहरा उतरा है, चाहे वो अभिजात वर्ग हो या आम जनता। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसके कुछ व्यवहारिक पहलू भी हैं। निश्चित रूप से बहुत है। ये अध्ययन दिखाता है कि जिसे कभी-कभी क्रांतिकारी मतपेटी कहा गया है, मतलब बैलेट बॉक्स, उसका असल जमीनी असर क्या है, ये समझने में मदद मिलती है कि आज की चुनावी राजनीति अपने अतीत से कितनी जुड़ी है, या कह लें कितनी अलग हो गई है। और राजनीतिक विकास के लिहाज से देखें तो ये मापने का एक पैमाना है कि समाज आधुनिक मूल्यों की ओर बढ़ रहा है या अभी भी पारंपरिक मान्यताओं में ही उलझा हुआ है। एनजीएस किनी जैसे विद्वानों ने तो इससे लोकतांत्रिक शासन को वैधता देने का, राजनीतिक भागीदारी दिखाने का और नागरिकों का सरकार से सीधा संबंध स्थापित करने का एक जरिया भी माना है। तो ये महज वोट नहीं, बल्कि एक तरह से लोकतंत्र की सेहत का बैरोमीटर है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत जैसी विविधता भरे देश में जब एक मतदाता वोट डालने जाता है तो कौन सी डोरियां उसे खींचती हैं, कौन से कारक असर डालते हैं। स्रोत इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक। सही कहा। सामाजिक आर्थिक कारकों में सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है वो है जाति, कास्ट। रजनी कोठारी का वो कथन तो बहुत मशहूर है कि भारतीय राजनीति जातिवादी है और जाति का राजनीतिकरण हो गया है। हमारे स्रोत भी इस बात को पुष्ट करते हैं कि राजनीतिक दल जब अपनी रणनीति बनाते हैं तो जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, और ये भी दिलचस्प कर कि कैसे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर गठबंधनों में भी दिखता है। पॉल ब्रास जैसे विद्वानों का जिक्र है जो कहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जातिगत एकजुटता भले ही अहम हो, लेकिन राज्य स्तर पर विभिन्न जातियों के बीच गठबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और जाति के बाद धर्म, रिलीजन, ये भी एक बड़ा कारक है। स्रोत बताते हैं कि राजनीतिक दल कई बार दुर्भाग्य से सांप्रदायिक भावनाओं को हवा देकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये एक सच्चाई है। और क्या भाषा भी इसी तरह भूमिका निभाती है? लैंग्वेज? हाँ, भाषा भी एक महत्वपूर्ण भावनात्मक कड़ी है। पार्टियां भाषाई भावनाओं को उभार कर वोटरों को लुभाने की कोशिश करती हैं। हमने देखा है कि कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और तमिलनाडु में डीएमके या आंध्र प्रदेश में टीडीपी जैसी पार्टियों का उदय कहीं न कहीं भाषाई पहचान से गहरे से जुड़ा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र का मुद्दा भी है, रीजनलिज्म। निश्चित तौर से क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद, मतलब अपने इलाके से जुड़ाव, ये भी वोटिंग पैटर्न पर असर डालता है।
इसी वजह से कई राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, जो क्षेत्रीय पहचान और हितों की बात करते हैं। कभी-कभी तो अलगाववादी ताकतें चुनावों के बहिष्कार तक की बात कर देती हैं। ये तो हुए सामाजिक आर्थिक पहलू, जो समाज के ताने बाने से जुड़े हैं। अब अगर राजनीतिक मैदान की बात करें, तो वहां कौन से कारक हावी रहते हैं? राजनीतिक कारकों में देखिए, सबसे प्रमुख है नेता का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। स्रोत बताते हैं कि पार्टी नेता का करिश्मा, उनकी छवि, वोटरों को खींचने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और हाल के वर्षों में नरेंद्र मोदी तक, इन नेताओं की व्यक्तिगत छवि ने मतदाताओं को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। और यही बात राज्य स्तर के नेताओं पर भी लागू होती है। उनका अपना करिश्मा होता है। और पैसे का कितना जोर चलता है चुनावों में? धन की क्या भूमिका है? मनी फैक्टर। देखिए, पैसे के प्रभाव को नकारा तो नहीं जा सकता। स्रोत इशारा करते हैं कि चुनाव आयोग की खर्च सीमाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनावों में भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। नोट के बदले वोट जैसी बातें भी सुनने में आती हैं। हालांकि पॉल ब्रास का एक दिलचस्प अवलोकन ये है कि जब कोई लहर वाला चुनाव होता है, वेव इलेक्शन जिसे कहते हैं, मतलब जब हवा एक तरफ बह रही होती है, तब पैसे का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। अच्छा, ये लहर वाला चुनाव क्या होता है? इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, लहर चुनाव का मतलब है जब मतदाता स्थानीय मुद्दों या उम्मीदवारों से ऊपर उठकर किसी एक राष्ट्रीय पार्टी या नेता की तरफ स्पष्ट रूप से झुक जाते हैं। ये किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे या एक सामूहिक भावना के कारण होता है, जो छोटे-मोटे समीकरणों पर भारी पड़ जाती है और जो अनिर्णित मतदाता होते हैं उनको भी एक ही दिशा में ले जाती है। दिलचस्प। यानी तब व्यक्तिगत या स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। एक और अहम कारक है सत्ताधारी दल का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ रूलिंग पार्टी। क्या लोग वाकई पिछले कामों के आधार पर वोट देते हैं? स्रोत तो यही बताते हैं। देखिए, पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, वादे करती हैं। मतदाता उनके पिछले प्रदर्शन और इन वादों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। 1977 में कांग्रेस की हार या 1980 में जनता पार्टी की, ये उदाहरण दिखाते हैं कि सरकार का कामकाज वोटिंग को सीधे प्रभावित करता है, जिसे हम अक्सर सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी। वो इसी का नतीजा है। और कुछ लोग तो हमेशा एक ही पार्टी के साथ बंधे रहते हैं। इसे पार्टी पहचान कहते हैं, पार्टी आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ये पार्टी के साथ एक तरह का भावनात्मक या कह लीजिए कभी-कभी पुश्तैनी जुड़ाव होता है। कुछ लोग हमेशा एक ही पार्टी को वोट देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्रोत बताते हैं कि 1950s और 60s के दशक में ये जुड़ाव काफी मजबूत था, लेकिन 70 के दशक के बाद से इसमें धीरे-धीरे कमी आई है। मतलब वोटर अब ज्यादा स्वतंत्र रूप से सोचने लगा है शायद। और पार्टियों की विचारधारा, आइडियोलॉजी, जैसे वामपंथ, दक्षिणपंथ, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, इसका कितना असर होता है? विचारधारा भी एक कारक है, लेकिन शायद उतना बड़ा नहीं जितना बाकी कारक। समाज में कुछ लोग होते हैं जो किसी खास विचारधारा से गहराई से जुड़े होते हैं और उसी आधार पर वोट देते हैं। लेकिन स्रोत मानते हैं कि ऐसे प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ज्यादातर वोटर शायद अन्य कारकों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये मुख्य कारक हो गए: जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, नेता का व्यक्तित्व, पैसा, सरकार का काम, पार्टी से जुड़ाव और विचारधारा। लेकिन इनके अलावा भी तो बहुत कुछ होगा जो असर डालता होगा। बिल्कुल, इन बड़े कारकों के अलावा भी कई चीजें हैं जो वोटिंग पर असर डालती हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि चुनाव से ठीक पहले हुई कोई बड़ी राजनीतिक घटना, जैसे कोई संकट आ गया या कोई बड़ा स्कैंडल हो गया, ये सब माहौल बदल सकते हैं। देश की तात्कालिक आर्थिक स्थिति, जैसे महंगाई बढ़ गई या बेरोजगारी है, ये भी अहम है। पार्टियों के अंदर की गुटबाजी, फैक्शनलिज्म, फिर मतदाता की उम्र, लिंग, शिक्षा, वो गांव में रहता है या शहर में, अमीर है या गरीब, ये सब बातें भी मायने रखती हैं। उम्मीदवार की अपनी छवि कैसी है, चुनाव प्रचार कितना असरदार रहा, ये सब भी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। और इन सब पर आज के दौर में एक और चीज का बहुत बड़ा असर है: मीडिया, टीवी, अखबार और अब तो खैर सोशल मीडिया। चुनावों में इसकी क्या भूमिका है? मीडिया की भूमिका अब बहुआयामी हो गई है और बहुत महत्वपूर्ण भी। सबसे पहले तो है सूचना का प्रसार, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन।
चुनाव की तारीखों से लेकर उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा, संपत्ति, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, नियमों, मतदान प्रक्रिया और नतीजों तक ये सारी जानकारी मुख्य रूप से मीडिया के जरिए ही आम मतदाता तक पहुंचती है। अच्छा। आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी का उल्लंघन हो या कहीं कोई गड़बड़ी हो, इसकी खबर भी मीडिया ही तुरंत सामने लाता है। अच्छा, यानी मीडिया एक तरह से निगरानी भी रखता है, एक वॉचडॉग की तरह। हाँ, ये उसकी दूसरी बड़ी भूमिका है। एमसीसी और अन्य कानूनों का प्रवर्तन में मदद करना, एनफोर्समेंट। मीडिया एक प्रहरी की तरह काम करता है। वो पैसे या बाहुबल के गलत इस्तेमाल को, नफरत फैलाने वाले भाषणों को या नियमों के उल्लंघन को उजागर कर सकता है। इससे चुनाव आयोग को कार्रवाई करने में मदद मिलती है। साथ ही मीडिया मतदाताओं को नैतिक रूप से, मतलब बिना किसी दबाव या लालच के, वोट डालने के लिए जागरूक भी करता है। क्या मीडिया पर भी कुछ नियम लागू होते हैं चुनाव के दौरान? जैसे चुनाव से ठीक पहले एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक होती है। मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले चुनाव संबंधी सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध रहता है और चुनावी पोस्टरों या पर्चों पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम छापना अनिवार्य होता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जिम्मेदारी तय हो सके। ये सब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। सूचना देने और निगरानी के अलावा क्या मीडिया वोटरों को शिक्षित करने में भी भूमिका निभाता है, एजुकेट करने में? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है, मतदाता शिक्षा और भागीदारी, वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। बहुत से लोगों को वोटिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे कराए, वोटर आईडी कार्ड क्या है, अपना पोलिंग बूथ कैसे ढूंढे, ईवीएम कैसे काम करती है वगैरह। मीडिया इस जानकारी के अंतर को पाटने में मदद करता है, खासकर नए युवा वोटरों तक, कम पढ़े लिखे लोगों तक या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में। चुनाव आयोग भी मीडिया के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है। और सरकारी मीडिया का क्या, जैसे दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो, उनकी क्या खास जिम्मेदारी होती है? सरकारी मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे चुनाव कवरेज में पूरी तरह निष्पक्ष, तटस्थ रहें, बैलेंस्ड रहें। चुनाव आयोग के नियमों के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को सरकारी चैनलों और रेडियो पर अपनी बात रखने के लिए मुफ्त समय दिया जाता है, एयर टाइम, ताकि सबको बराबर मौका मिले। और साथ ही सरकारी मीडिया मतदाता जागरूकता फैलाने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि ये मतदान व्यवहार कोई सीधी रेखा में चलने वाली चीज नहीं है। ये तो बहुत सारे धागों से बुना एक जटिल जाल सा लगता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोतों के अनुसार भारत में वोटिंग को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र जैसे सामाजिक कारक, फिर नेता का करिश्मा, पैसा, सरकार का प्रदर्शन, पार्टी से जुड़ाव और विचारधारा जैसे राजनीतिक कारक और तात्कालिक घटनाएं व आर्थिक हालात जैसे कई अन्य तत्व, ये सब एक साथ मिलकर प्रभावित करते हैं। कोई एक सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह हर चुनाव में फिट हो जाए। और आज के समय में मीडिया की भूमिका इस पूरे परिदृश्य को आकार देने में और भी केंद्रीय हो गई है। सूचना पहुंचाने से लेकर नियमों के पालन पर नजर रखने और वोटरों को जागरूक बनाने तक। हाँ, और यहीं पर एक सवाल उभरता है जिस पर हमारे श्रोता शायद सोचना चाहें कि जैसे जैसे सूचना खासकर डिजिटल मीडिया से तेजी से फैल रही है और समाज में विचारों का ध्रुवीकरण भी दिख रहा है, तो क्या मतदान व्यवहार के जो पारंपरिक निर्धारक थे जैसे जाति या धर्म, क्या वो कमजोर पड़ रहे हैं या फिर वे नए तरीकों से नए रूपों में और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं? और इन सभी प्रभावों को जानते हुए एक मतदाता के तौर पर हम ज्यादा सजग और स्वतंत्र फैसला कैसे ले सकते हैं? वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। इन स्रोतों से मिली महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं का भी शुक्रिया कि वे इस विश्लेषण में हमारे साथ रहे। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराइयों को टटोलने के लिए। नमस्कार।